हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल एक अवेकनर है। ना उसके पास इस रैंक की एबिलिटी है, ना ही उसके पास डबल इस रैंक की एबिलिटी है, बल्कि उसके पास तो ट्रिपल इस रैंक की एबिलिटी होता है। इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक एबिलिटी के साथ वो इस डूबती हुई दुनिया का आखिरी आशा की किरण होती है। लेकिन इन सभी चीजों से भी घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिमोना के इंसानी जाति को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और इस डूबती हुई पूरी दुनिया में एक लौता हम लोगों का ही मेन कैरेक्टर जिंदा होता है। लेकिन यहाँ पे उसकी हालत कुछ खास नहीं होती। उसके पूरे शरीर से खून टपक रहे होते हैं, हाल पूरी तरीके से बेहाल हो गए होते हैं और इस वक्त उसके सामने मौत की छाया बन के खड़ा होता है डिमन किंग। डिमन किंग अभी सुचेन के पास आके कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को इंसानी जाति का आखिरी आशा कहने की। तुम्हारा ये इंसानी जाति या फिर बोलूं ये पूरा ह्यूमन रेस किसी भी वर्थलेस कचरे से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो अब मैं तुम्हारा बाचा कुचा जो लाइफ एसेंस है उसको पूरी तरीके से निचोड़ के खा जाऊंगा। इन सभी बातों को बोलते हुए अभी जो डिमन किंग है वो अपने हाथ को हाउ की ओर करता है और यहाँ पे डिमन किंग का हाथ धीरे धीरे करके किसी एक मुंह की तरह खुलने लगता है। हाथ के अंदर से रेड कलर की ऑरा भी बाहर की ओर आने लगता है। डिमन किंग कहने लगता है कि तुम मेरा खाना बन जाओ और इसके साथ ही मेरी शक्ति भी। इतना कहने के साथ ही यहाँ पे डिमन किंग अपना गॉडजिला जैसा हाथ ओपन करके सीचेन के बॉडी से उसकी जो लाइफ एसेंस है उसे खींचने लगता है। बेचारा सीचेन को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगता है। वो अपने मन में ही कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सिस्टर, मेरे जितने भी दोस्त थे वो सभी और मेरा मास्टर भी, मैं जितने भी लोगों को चाहता था उन सभी को तुमने खत्म कर दिए, उन सभी को मेरे से दूर कर दिए। तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। सीचेन इन सभी बातों को सोचने के साथ ही इस वक्त अपने साथ इस डिमन किंग को भी ले जाने का प्लान बनाता है। मतलब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होता है, हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी लेके जाएंगे, सॉरी तुमको भी पेल के जाएंगे। सीचेन अभी अपनी बची कुछ ताकत को इकट्ठा करके ट्रिपल एस अल्टीमेट स्किल टर्मिनस लाइट को एक्टिवेट कर लेता है और इससे यहाँ पे गोल्डन कलर की लाइटनिंग एनर्जी चारों ओर फैलने लगती है और ये जो लाइटनिंग एनर्जी है ये धीरे धीरे करके डिमन किंग के ऊपर भी प्रभाव फैलने लगता है। डिमन किंग परेशान होते हुए कहने लगता है कि ये सभी चीजें क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे अपने बॉडी को मूव क्यों नहीं करा पा रहा हूँ। डिमन किंग की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को सीचेन को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस अल्टीमेट स्किल को यूज करने की वजह से धीरे धीरे करके मरने लगता है। मरते वक्त उसको अपनी पास्ट की चीजें याद आने लगता है, जहाँ पे वो सबसे पहले अपनी छोटी बहन को देख पाता है, उसके बाद अपने मास्टर को और आखिरी में अपने मॉम डैड के तस्वीर को देख पाता है। सीचेन मरते मरते कहने लगता है कि मॉम डैड, हम सभी दोबारा से जल्दी ही मिलेंगे, काश मैं थोड़ा और ज्यादा ताकतवर होता। और सही बोल रहा गाइस, यहाँ पे इन सभी चीजों को देखने के बाद बस नैरेटर को यही बोलना चाहता हूँ, वाह नैरेटर वाह, किसी साउथ की मूवी लगा के रखे हो क्या? गोली खाने के बाद भी 2-3 घंटे तक जिंदा रहेगा। तो जो भी है, मेरे इस डायलॉग को सुनने के बाद नैरेटर यहाँ पे फाइनली सीचेन को मार देता है। सीचेन के साथ साथ अल्टीमेट स्किल की वजह से डिमन किंग भी यहीं पे मारा जाता है। सीचेन जो कि इस दुनिया का आखिरी इंसान बचा हुआ था, उसके मारने के साथ ही ये दुनिया पूरी तरीके से खाली रह जाता है। चार पास की सिनेरियो को देखने के बाद अभी बस ऐसा ही लग रहा होता है कि मानो कलयुग बस खत्म ही हुआ है। लेकिन नैरेटर को यहाँ पे ये बात मंजूर नहीं था कि कलयुग खत्म हो जाए। इसी कारण नैरेटर यहाँ पे दोबारा से सीचेन को जिंदा कर देता है। हम लोगों को सीचेन को धीरे धीरे करके अपनी आंखें ओपन करते हुए दिखाए जाते हैं। सीचेन जागने के बाद अपने हाथ पैरों को देखने लगता है, अपने मन में ही कहने लगता है कि हमें मारा नहीं गया था और मैं ये कौन सी जगह पे हूँ। अपने मन में इतना कहने के साथ ही सीचेन खिड़की से नीचे की ओर देखता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि वो तो इस वक्त कैंपस मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर है। और जैसा कि सीचेन जब आखिरी पालों में जिंदा था तब इस दुनिया में कोई भी इंसान बचा नहीं था, लेकिन अभी नीचे की ओर बहुत सारे इंसान हैं। तो इसी कारण सीचेन परेशान होते हुए अपने मन में ही अपने आप को ही क्वेश्चन करने लगता है, क्या ये दुनिया खत्म नहीं हो गया था? आखिरकार ये सभी लोग कहाँ से आए हैं? अभी तो सीचेन जैसे ही आईने में अपने शक्ल को देखता है वैसे ही वो चीजों को धीरे धीरे करके समझने लगता है। और यहाँ पे बताने की क्या जरूरत है, आप लोग भी समझ गए होंगे कि सीचेन दोबारा से अपनी अतीत में आ चुका है। सीचेन आईने में अपने आप को देख ही रहा था, इसी समय उसके बगल में एक स्टेटस विंडो ओपन होने लगती है जहाँ पे ये लिखा हुआ था पावर ऑफ गुल्टीमोनी फ्यूजन कंप्लीट। सीचेन तो अभी फोन के अंदर डेट को भी देखता है और इससे उसको ये बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है कि वो पास्ट में वापस आ चुका है, वो भी पूरे 10 साल पहले। और आज के बाद से पूरे 3 साल बाद ही इस दुनिया में फर्स्ट डिमन किंग अपेयर होने वाला है। और जो फर्स्ट डिमन किंग अपेयर होने वाला है उसका नाम होने वाला है वर्थ। और वो एक टेंटिकल जैसा डिमन किंग है जो कि इस पूरी दुनिया को नरक के किनारे धकेलने वाला है, क्योंकि सीचेन की पास्ट लाइफ में उसने ही इस दुनिया में सबसे पहले जो हेल का गेट है उसे ओपन किया था। और उसकी वजह से ही इस दुनिया में धीरे धीरे करके और भी बाकी के जितने भी डिमन किंग्स है वो सभी अपेयर होने लगे और तब से ही चालू हो गया इस दुनिया का अंत। और जिसकी वजह से ही सीचेन को सब कुछ खोना पड़ा। सीचेन बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने हाथ की ओर देखने लगता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि मुझे 3 साल बाद आने वाले उस डिमन किंग वर्थ को मारना ही होगा और हेल का दरवाजा खुलने से रोकना ही होगा और यही मेरा चांस है हर
हर एक चीजों को सही करने का। सीचेन खड़े खड़े इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय उसके पास दोबारा से स्टेटस विंडो पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ था पावर ऑफ ग्लूटोनी फ्यूजन कंप्लीट। और जैसा कि सीचेन पहली बार अपने सामने किसी एक स्टेटस विंडो को देख पा रहा था, इसी कारण ही वो इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक होकर रखा था, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब से ही उसने आंखें खोली है तब से ही ये चीज उसके सामने क्या कर रहा है। ऊपर से एक ग्लूटोनी, ये क्या है। सीचेन इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय उसका स्टेटस विंडो दोबारा से चेंज होके उसकी करंट एबिलिटी को दर्शाने लगती है और यहाँ पे सीचेन की हर एक चीज पूरे 100 पे होता है लेवल छोड़कर। सीचेन अपने मन में ही कहने लगता है कि ये सभी चीजें बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह ही लग रहा है। मैंने ये सभी चीजें पहले कभी नहीं देखी है। पिछली लाइफ में मैं तो सिर्फ अपने अवेकनिंग पावर को ही यूज करता था। सीचेन की ये कहने के साथ ही इस वक्त हम लोग को यहाँ पे जितने भी अवेकनिंग एबिलिटी है उन सभी को दिखाए जाते हैं, जो कि आप लोग एक एक करके धीरे धीरे पढ़ लो, क्योंकि मैं इन सभी नामों को नहीं बोलने वाला। समझा करो, बहुत सारे नाम है यार, नहीं बोलने वाला मैं। तो जो भी है, सीचेन अभी हम लोगों से कहने लगता है कि इस दुनिया में 10,000 लोगों के अंदर सिर्फ एक ही जन अवेकनिंग हो पाता है। मैं जिस स्कूल को करंटली अटेंड कर रहा हूँ उस स्कूल में वही लोग आते हैं जिनके अंदर अवेकनिंग होने का पोटेंशियल है। मतलब फ्यूचर में जाके वे लोग डेफिनेटली अवेकनिंग होने वाले हैं। लेकिन बुरी किस्मत से मैं पिछली जिंदगी में जब इस स्कूल में पढ़ाई करता था तब कभी भी अवेकनिंग नहीं हो पाया था। पूरे 4 साल तक स्कूल के अंदर जो फूड चेन है उसके अंदर में सबसे नीचे था। उस वक्त तो कोई भी आके मुझे जब चाहे तब पीट सकता था, लेकिन फाइनली उसके बहुत सालों के बाद मैं अपने आप को अवेकनिंग कर पाया लाइटनिंग एसोसिएशन प्रोफेशन के अंदर, और उसके बाद से मेरी जिंदगी धीरे धीरे करके चेंज हुआ। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है उसे देख के लगता है कि मैं पहले से ही अवेकनिंग हो चुका हूँ। तो चलो मैं अपनी जो करंट पावर है उसे एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। अपने मन में इतना कहने के साथ ही सीचेन अपनी दोनों आंखों को बंद करके अपने हाथ के अंदर अपना जो प्रोफेशन है उसे लाइटनिंग एसोसिएशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ पे सीचेन के सामने हम लोगों को लाइटनिंग एसोसिएशन का स्टेटस विंडो को भी दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पे सीचेन अभी इस पावर को यूज करता उससे पहले यहाँ पे कोई आ जाता है, क्लिक करके दरवाजे को ओपन करता है। कैमरा एंगल अभी जैसे ही दरवाजे की ओर जाता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि ये तो सीचेन का दोस्त होता है, नाम होता है मालोंग, और इसका करंट एबिलिटी ई रैंक का होता है, एक फ्लावर चैंटर। अभी मालोंग सीचेन को खड़ा होता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। सीचेन को पकड़ते हुए उसकी हालचाल पूछने लगता है। तो इस समय सीचेन नोटिस करता है उसके साइड में उसकी जो स्टेटस विंडो है उसे यहाँ पे मालोंग देख नहीं पा रहा है। तो वो ये एज्यूम करता है कि उसके अलावा इस स्टेटस विंडो को शायद से कोई और देख ही नहीं सकता। सीचेन खड़े खड़े अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय मालोंग सीचेन का हर एक बॉडी पार्ट्स अच्छी तरीके से चेक करने लगता है, क्योंकि पिछले दिन उसे बहुत ही ज्यादा मारा गया था, मतलब एक कुत्ते की तरह पीटा गया था। लेकिन अभी सीचेन के बॉडी पे चोट का एक निशान भी नहीं रहता, और इस बात से मालोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सीचेन मालोंग को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और क्यों होता है वो तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि पिछली जिंदगी में ये दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। इसी समय मालोंग एक्साइटेड होता हुआ सीचेन से कहने लगता है कि तुम्हें तो ये बात याद ही होगा ना कि कल को हम लोग का रैंकिंग टेस्ट होने वाला है, और जैसा कि यहाँ पे तुम्हारा बॉडी बिल्कुल ठीक लग रहा है तो चलो हम लोग जाके तैयारी करते हैं। मालोंग तो अभी सीचेन को यहाँ से लेके जाते जाते ये भी कहने लगता है कि मुझे पता है ब्रो कि तुमने अभी तक अवेकनिंग नहीं किया है, लेकिन ये टेस्ट ग्रेजुएशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो यार जल्दी जल्दी चलते हैं। मालोंग की इतना कहने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। आफ्टरनून के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे सभी लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग गेमों को खेल रहे होते हैं, और इसी जगह पे इस समय सीचेन और इसके साथ ही मालोंग दोनों ही चलते चलते आ गए होते हैं। और यहाँ पे सीचेन मालोंग से कहने लगता है कि बहुत दिन हो गए इतने सारे लोगों को एक साथ देखे हुए। तो मालोंग बोल उठता है, पागल हो गया क्या तू, क्या बकवास करे जा रहा है। और इसके साथ ही परेशान होते हुए सीचेन से ये भी कहने लगता है, हम लोग ना ये जो ट्रैक है ना इसके आसपास ही चलेंगे, ज्यादा अंदर की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सीचेन मालोंग की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता। सीचेन बेचारा अपने मन में ही कहने लगता है कि मैंने पहले ही सब कुछ एक बार खो दिया, तो अगर इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो पिछली बार की तरह वही होपलेस फ्यूचर दोबारा से अपने आप को दोहराएगा। मुझे जल्दी से कोई एक प्लान को तैयार करना होगा, और इसके साथ ही जितना पॉसिबल हो सके उतना ही जल्दी रैंक अप भी होना होगा। और इस दुनिया में किसी को अगर रैंक अप होना है तो उसके पास सिर्फ एक ही चांस है, और वो है कि किसी डंजन के अंदर जाके मॉन्स्टरों को हंट करना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे जितने भी डंजन है उन सभी डंजनों को ज्यादातर गिल्ड की तरह ही मोनोपोलाइज्ड किया जाता है। मतलब कोई अगर गिल्ड के अंदर नहीं है तो उसके पास रैंक अप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सीचेन तो अभी अपने स्टेटस विंडो को दोबारा से देखता हुआ ये भी कहने लगता है, अगर ये मेरी करंट स्टेटस है तो मैं ये सोचने में मजबूर हूँ कि दूसरे अवेकन लोग और जो मॉन्स्टर्स है उन लोगों के स्टेटस मेरे मुकाबले कितना ज्यादा अलग होंगे। अलग अलग पावर लेवल्स को पहचानने के लिए गवर्नमेंट ने अवेकेंट इंडिविजुअल्स और मॉन्स्टर के लिए एक रैंकिंग सिस्टम बनाया, और शक्तियों के अनुसार इसे लेके इस टायर तक होता है। और यहाँ पे स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट है उनमें से ज्यादातर ये रैंक के ही है, और इनमें से कुछ ही सिलेक्टेड टैलेंटेड स्टूडेंट या फिर जिनका कोई गिल्ड के साथ संबंध है वही लोग सिर्फ डी तक पहुँच पाएंगे। और
और यहाँ पे मैं अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत ही रफली ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरा रैंक क्या हो सकता है। लेकिन अगर मेरी इवोल्यूशन किया जाए तो मुझे किस तरह का ग्रेड दिया जाएगा। अपने मन में इतना कहने के साथ ही इस समय सीचेन मालोंग की ओर देखता है और दोबारा से कहने लगता है शायद से इससे ज्यादा बेहतर ही होगा। सीचेन इतना बोल ही रहा था, इसी समय कहीं से एक उड़ता हुआ बॉल आके मालोंग के चेहरे पे धड़ाम करके लगता है। बेचारा मालोंग अभी जमीन के ऊपर गिर जाता है और इससे चश्मा भी टूट जाता है। इसी समय साइड की ओर 2-3 लौंडे को दिखाए जाते हैं, जिनमें से सामने वाला लौंडा कहने लगता है, अरे क्या ये दोनों वही है ना, सीचेन और मालोंग? तुम दोनों के शकल को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है पिछली बार मार खाने के बाद तुम दोनों बहुत ही जल्दी रिकवर हो गए। वह लौंडे को देखने के बाद इस समय मालोंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, कहने लगता है कि अरे यार कितनी बुरी किस्मत है हम लोगों की, हम लोग दोबारा से उसके पास ही आ गए। लेकिन इस समय सीचेन घुर घुर के उसी लौंडे की ओर ही देखने लगता है। लेकिन इस समय वह लौंडा अपने साथियों से कहने लगता है कि देखा, मैंने कहा था ना वो दोनों मेरा पिटाई झेल सकता है। और इसके साथ ही मालोंग एंड सीचेन से कहने लगता है कि तुम दोनों को पता है कि हम लोग यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आते वक्त अपने साथ ड्रिंक्स क्यों नहीं लेके आए। वह लौंडे की इस बात को सुनने के बाद मालोंग डरते हुए माफी मांगने लगता है और जल्दी से जाके ड्रिंक्स लाने की बात भी करने लगता है। मालोंग को माफी मांगता हुआ देखने के बाद सीचेन उन लोगों की ओर देखता हुआ कहता है, तुम क्यों उन लोगों से माफी मांग रहे हो, बल्कि उन लोगों को तो तुमसे माफी मांगना चाहिए। सीचेन इस वक्त हम लोगों से कहने लगता है कि उसे कुछ मेमोरी धीरे धीरे करके वापस आ रही है, जहाँ पे यही कमीने उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, बेसिन के अंदर डुबो डुबो के पीटना। और हर बार की तरह मालोंग आके उन लोगों से विनती करता ताकि वे लोग सीचेन को छोड़ दे, लेकिन वे लोग सीचेन को तब तक टॉर्चर करता जब तक कि न सीचेन पास आउट हो जाए। और हर बार मार खाने के बाद सीचेन के मुंह से बस एक ही आवाज निकलती, आखिरकार वे लोग हम लोगों को अकेले छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन ऐसा घंटा भी नहीं होता, वे लोग आके सीचेन को और भी ज्यादा पीटते, कुत्ते की तरह पीटते। तो जो भी है, अभी दोबारा से प्रेजेंट के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सीचेन उन लोगों की गलती को उन लोगों की ही गलती बोल के उंगली किया होता है। और सीचेन की उंगली यहाँ पे उस लौंडे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग का सीचेन थोड़ा दुबला पतला है। लेकिन यहाँ पे सीचेन को उंगली करता हुआ देखने के बाद मालोंग और भी ज्यादा घबराने लगता है। दबी आवाज में सीचेन से कहने लगता है, सीचेन आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो। दूसरी ओर वह लौंडा अपनी स्किल को एक्टिवेट करता हुआ इसी ओर ही आने लगता है। और यहाँ पे ये जो लौंडा है इसका नाम गोंग चैंग होता है, और हाँ इसका भी रैंक ई होता है। अभी गोंग चैंग को अपनी ओर आता हुआ देखने के बाद सीचेन अभी हम लोगों को इसके बारे में बोलने लगता है कि इसका नाम गोंग चैंग है और ये हमेशा जो कमजोर है उसे बुली करता है, क्योंकि इसका जो बड़ा भाई है वो काफी ज्यादा एक पावरफुल स्टूडेंट है और तो इस स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। लेकिन हकीकत में उनकी पावर्स काफी ही एवरेज है। सीचेन की ये बोलने के साथ ही इस वक्त सीन थोड़ा साइड की ओर भी जाता है, जहाँ पे हम लोगों को और भी स्टूडेंटों को भी दिखाए जाते हैं, जो लोग इस वक्त अपने अपने मुंह दबाते हुए हंसने लगते हैं और फिसफिसाते हुए कहने लगते हैं, देखो गोंग चैंग दोबारा से उन लोगों को पीटने वाला है। सीचेन और मालोंग ये दोनों तो इस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा यूजलेस है, जहाँ पे मालोंग वेकन तो हुआ है लेकिन काफी ज्यादा कमजोर है, और दूसरी ओर सीचेन उसने तो अभी तक वेकनिंग भी नहीं हुआ है। वे लोगों की इन सभी बातों के साथ ही इस वक्त हम लोग को गोंग चैंग को दिखाई जाते हैं, जो कि सीधा सीचेन के करीब आ गया होता है और इसके साथ ही गुस्से के साथ और अपने हाथ में अपने मुक्के को तैयार करता हुआ पूछने लगता है कि तो सीचेन अभी अभी तुमने क्या बोला था। तो इस समय सीचेन अपनी आंख टेढ़ी करके उसे कहता है, आज के बाद से हम लोगों को अकेला छोड़ दो। सीचेन की इस बात को सुनने के बाद गोंग चैंग अपने मुक्के को सीचेन के ऊपर मारते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन इस समय सीचेन बहुत ही आराम से उसके मुक्के को ब्लॉक कर लेता है और देखते ही देखते यहाँ पे पूरी तरीके से एक सन्नाटा छा जाता है। अगले ही पल गोंग चैंग अपने हाथ को पकड़ते हुए आय रे लग गया करते हुए अपना कदम पीछे कर लेता है। और होना क्या था, जितने भी स्टूडेंट सीचेन को पीटता हुआ देखने के लिए आए थे वे सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, कहने लगते हैं क्या यहाँ पे सीचेन ने गोंग चैंग के अटैक को ब्लॉक कर लिया। लेकिन डेफिनेटली उसने अभी तक वेकनिंग नहीं किया है ना। मेरी आंखों पे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं एक क्या देख रहा हूँ। उन लोगों की बातों को सुनने के बाद गोंग चैंग का ईगो और भी ज्यादा हाई हो जाता है। वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि सीचेन तू कमजोर कहीं के, क्या तू मेरे साथ फाइट करने के बारे में सोच रहा है। तो इस समय सीचेन अपने क्लास को चेंज करता हुआ कहने लगता है, परफेक्ट, अब मैं इसे तेरे ऊपर ही ट्राई करने वाला हूँ। इतना कहने के साथ ही इस समय सीचेन अपना क्लास चेंज कर लेता है, मतलब पिछली लाइफ में जो लाइटनिंग एसोसिएशन वाला क्लास था उसे ही एक्टिवेट कर लेता है। देखते ही देखते सीचेन के आसपास बिजली चमकने लगती है, उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो पॉप अप होती है, जहाँ पे हम लोग को उसकी स्ट्रेंथ सब कुछ दिखाई जाते हैं, जहाँ पे सभी के सभी ही 100 में से 100 होता है, केवल स्ट्रेंथ और स्पीड को छोड़ के, जो कि 200 और 300 पे सेट था। अचानक से सीचेन के पास पावर को देखने के बाद मालोंग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए सीचेन से पूछने लगता है कि ड्यूड आखिरकार तुम्हारा वेकनिंग कब हुआ। मालोंग इतना पूछ ही रहा था सीचेन से। इसी समय हम लोगों को गोंग चैंग को दिखाए जाते हैं, जो कि इस समय अपना
इमोर्टल डीमन आर्मर को एक्टिवेट करके अपने मुक्के को तैयार करके एकदम सीधा सीचैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। यहाँ पे गोंगचैंग जैसे ही अपना एक कदम सामने की ओर करता है वैसे ही बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ सीचैन उसके सामने आ जाता है। मतलब गोंगचैंग यहाँ पे सीचैन के पास पहुंचने से पहले सीचैन गोंगचैंग के पास ही पहुंच जाता है और उसके चेहरे पे बहुत ही जोरदार मुक्के को दे मारता है। बेचारा गोंगचैंग बस एक ही मुक्के से उड़ता हुआ फुदकता हुआ सीधा 10 कदम पीछे जा गिरता है। और यहाँ पे ऑडियंस का जो रिएक्शन है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। वो लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि सीचैन ने एक ही मुक्के में गोंगचैंग की हालत एकदम कार्टून जैसी कर दी। वे लोग एक दूसरे को ही पूछने लगते हैं क्या इस सच में ही सीचैन है, आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है। दूसरी ओर गोंगचैंग जो कि इस समय जमीन के ऊपर लुढ़क के पड़ा हुआ था वो बोलने लगता है वो कमीने सीचैन वो सच में ही मेरे ऊपर स्नीकी अटैक करने में सफल हो गया। गोंगचैंग चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहने लगता है तुम कमीने लोग आखिरकार खड़े खड़े यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे गोंगचैंग का साथी सामने की ओर कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। तो कैमरा एंगल अभी जैसे ही सामने की ओर जाता है इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि सीचैन इस बार तो अपने ऑरा के साथ साथ जो किलिंग इंटेंट है उसे भी रिलीज कर रहा होता है और यह चीज नॉर्मल स्टूडेंटों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन यहाँ पे गोंगचैंग को सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वो दोबारा से सीचैन के ऊपर अपने मुक्के से अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। यहाँ पे गोंगचैंग जिस हाथ से सीचैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है उसी हाथ को ही सीचैन एकदम कस के पकड़ लेता है और इसके साथ ही अपने दूसरे हाथों से उसके ऊपर मुक्का मारने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज करने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे सीचैन के हाथ में ग्लो जैसा होने लगता है। सीचैन अपनी चमकती हुई आंखों से गोंगचैंग को एक ही बात बोलता है तुम तो बहुत ही कमजोर हो और इतना कहने के साथ ही उसके पेट पर बहुत ही जोर से मुक्के को लॉन्च कर देता है और इससे बेचारा गोंगचैंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पे गोंगचैंग उड़ता हुआ जाके पीछे दीवारों से जा चिपकता है। उसका बॉडी यहाँ पे काफी ज्यादा इंजोर हो जाता है। उसके चेहरे से भी खून टपक रहा होता है। मालोंग अभी सीचैन की इस पावर को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, अपने घुटनों पे आ गया होता है और इसके साथ ही अपना 5 ग्राम का चोमू जैसा शकल बनाते हुए कहने लगता है कि सीचैन आखिरकार वो कब इतना स्ट्रॉन्ग हुआ। दूसरी ओर सीचैन जो कि अपनी स्टेटस विंडो की ओर देखते हुए कहने लगता है कि तो यहाँ पे कुछ चीजें मुझे समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैं जब चाहूँ लाइटनिंग एसेसियन जॉब पर स्विच कर सकता हूँ बिल्कुल पहले की तरह। दूसरी बात मेरा सिस्टम अभी जरूर ये कह रहा है कि मेरा करंट लेवल 1 है, लेकिन जितने भी लो लेवल अवेकनर है उन सभी को हैंडल करने के लिए मेरे पास काफी ज्यादा पावर है। लेकिन मेरा जो एग्जैक्ट रैंक है वो अभी भी एक मिस्ट्री है। फिर भी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने अभी गोंगचैंग को नॉकआउट किया है तो फिर मेरे स्टेटस विंडो के अंदर अभी तक कोई भी चेंजेस क्यों नहीं हो रही है। तो क्या मुझे अभी वो करना होगा। इतना सोचने के साथ ही इस समय सीचैन लाइटनिंग एबिलिटी से अपने हाथ में एक वेपन को बना लेता है और सीचैन को ऐसा करता हुआ देखने के बाद मालोंग के साथ साथ और जितने भी स्टूडेंट है वे सब भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मालोंग चिल्लाते हुए सीचैन से कहने लगता है सीचैन रुको, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस समय सीचैन किसी की बात को ही नहीं सुनता। वो वेपन को गोंगचैंग के गले के बहुत ही ज्यादा करीब लेके जाता है मानो कि वो उसे मारने वाला है। और हाँ, सीचैन यहाँ पे गोंगचैंग को मारने आया होता है सो कॉल्ड एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीचैन कर नहीं पाता। गोंगचैंग को मारने से पहले यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और सीचैन से कहने लगती है मुझे लगता है तुम्हें ये बात तो पता ही होगा कि ये एक स्कूल है। तो अभी जो मोहतरमा दिख रही है आप लोग की स्क्रीन के ऊपर इसका नाम होता है लिंग यू और स्कूल काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट होता है। लिंग यू अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सीचैन से कहने लगती है कि मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि ये आगे से तुम दोनों को और ज्यादा परेशान नहीं करेगा तो तुम उसे छोड़ दो। लिंग यू की बातों को सुनने के बाद सीचैन भी ऐसा ही करता है, वो उसे छोड़ देता है और एक ही नजर से उसकी ओर देखने लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार वो इसे प्रोटेक्ट करना क्यों चाहती है। वैसे भी मैंने तो कुछ किया ही नहीं और कुछ करने भी नहीं पाला था। इतना सोचने के साथ ही सीचैन अभी यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे सीचैन के कारण सभी के सभी स्टूडेंटों का रिएक्शन क्या है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे बस एक ही म्यूजिक जचेगा, लगे माफिया। अभी तो साइड की ओर वही 2 नमूने को भी दिखाए जाते हैं जो लोग गोंगचैंग के साथ थे और उसके साथ ही सीचैन को और मालोंग को परेशान करते थे। लेकिन अभी इन दोनों की भी फट के 64 हो गई होती है। तो जो भी है अभी सीचैन एंड मालोंग यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इस समय लिंग यू इन दोनों को देखते हुए कहती है कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सीन चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। इस वक्त हम लोग को जो बॉयज हॉस्टल है उसी के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय मालोंग अपने जितने भी रूममेट हैं उन सभी को सीचैन के बारे में ही बोल रहे होते हैं कि वो पहले से कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और तो और एक तरफा किस तरीके से गोंगचैंग को भी हराया है। मालोंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पे सियांग झाओ नाम का एक लड़का कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अभी सीचैन कहाँ पे है। तो इस समय मालोंग अपना चुमू जैसा शकल बनाते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो दौड़ने के लिए गया है। मालोंग की इस बात को सुनने के बाद सियांग झाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, भड़कते हुए कहने लगता है अगर वो इतना ही स्ट्रांग है तो वो दौड़ने के लिए क्यों गया और क्या वीकेंड लोगों को वर्कआउट करने की भी जरूरत है। ये बात क्या कोई सेंस बनाती है।
सियांग झाओ इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय साइड से सियांग यू नाम का एक लड़का कंप्यूटर चलाते हुए कहने लगता है कि लगता है इस बार मालम सिर पर मार खा के आया है। और यहाँ पे इन दोनों की बातों से हम लोग को ये पता चलता है कि इस कमरे के अंदर वे चारों बस इसीलिए रहते हैं क्योंकि इस स्कूल के अंदर वे चारों ही सबसे ज्यादा कमजोर है। और यहाँ पे ये दोनों ही इस बात को बिलीव भी नहीं कर पा रहा होता है कि सी चैन ने लाइटनिंग असैसिन प्रोफेशन को अवेकनिंग किया है। इन लोगों की इस नौटंकी के साथ सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को ई रैंक के एक डंजन के और का सीन दिखाई जाते हैं और इसी डंजन के अंदर से अभी धीरे धीरे करके एक लड़का बाहर की ओर आता है और इसका नाम होता है गोंगटिंग और यही गोंगचैंग का बड़ा भाई है, मतलब स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। और यहाँ पे गोंगटैंग के साथ साथ लिंग यू भी थी और ये दोनों साथ साथ ही डंजन से बाहर आया होता है। और इससे आप लोग ये अंदाजा लगा लो मॉन्स्टर को हंट करना छोड़ के ये दोनों क्या होगा। ऊपर से 14 फरवरी भी बहुत ही करीब है। गोंगटिंग अभी गोंगचैंग को यहाँ पे देखने के बाद उससे पूछने लगता है तुम अभी भी मेरे लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो बैंडेजों में लेटा हुआ गोंगचैंग कहने लगता है भैया अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो आज रात को मुझे नींद नहीं आएगी। उसने तुम्हारे खुद के भाई को सभी के सामने ह्यूमिलेट किया और इससे साफ साफ पता चलता है उसको तुम्हारे प्रति भी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। गोंगटिंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को डाइनिंग टेबल के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय दोनों प्रेसिडेंट मिलके खाना ठूस रहे होते हैं। इसी समय लिंगियो उससे पूछने लगती है आखिरकार तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो गोंगटिंग कहने लगता है वो सीधा सीधा कमजोर पड़ गया, बस इतनी ही बात है। लेकिन क्या वो लड़का वाकई ही उतना ही ताकतवर है जितना कि मेरा भाई दावा करता है। तो लिंगियो कहने लगती है तुम इस स्कूल के हर एक स्टूडेंट के रैंक्स और एबिलिटी से अच्छी तरह वाकिफ हो और हमारी इस पूरी एकेडमी में 10 से भी कम डी रैंक के स्टूडेंट हैं और तुम उन सबको अपने क्लब में पहले ही रिक्रूट कर चुके हो। इसके अलावा साधारण स्टूडेंट्स को तुम्हारी तरह मॉन्स्टर डंजन्स में घुसने के मौके कभी नहीं मिलते। तो उन ओएकनर के पास कोई भी रास्ता ही नहीं है स्ट्रॉन्ग होने की। और रही बात सी चैन की बात, वो कभी भी तुम्हारे साथ कीप अप नहीं कर सकता। लिंगियो की ये कहने के साथ ही सीन चेंज होके इस वक्त सी चैन की ओर आता है जहाँ पे इस समय सी चैन बारिश के अंदर ही जोर जोर से दौड़ रहा होता है। और यहाँ पे सी चैन अपने बैक साइड में 20 kg का वेट लेके 100 किलोमीटर का दौड़ लगा रहा होता है। और यहाँ पे सी चैन इन सभी चीजों को बस इसलिए कर रहा होता है ताकि उसका जो फिजिक्स है वो अच्छी तरीके से बिल्ड हो सके, मतलब करंट स्थिति से थोड़ा ताकतवर हो सके। सी चैन इस वक्त कहने लगता है कि साल 2160 में जब डिमन किंग बर्थ यहाँ पे आएगा तब वो अपने टेंटिकल के माध्यम से एक सिग्नल जाने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम के अंदर इंस्टेंटली काउंटलेस लोगों को मार देगा। मेरे फैमिली के नाम पे मेरी छोटी बहन उसी के हाथ ही मारा जाती है। तो यहाँ पे मेरा जो पहला मिशन बनता है वो है अपने आप को शक्तिशाली करके वर्थ को मारना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 साल ही है। इसके अंदर ही मुझे सब कुछ करना होगा, अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। सी चैन अभी इन सभी बातों को सोचते सोचते दौड़ ही रहा था। इसी समय उसके फोन में रिंग बाज उठती है। वो जैसे ही अपने फोन को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन सी यून ने उसे कॉल करी है। सी चैन अभी फोन को पिकअप करके जैसे ही हेलो बोलता है आगे से उसकी बहन कहने लगती है कि भाई आज तुमने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया था? उस वक्त मैं कंपटीशन के अंदर था और मेरा फोन भी डेट होके रखा था। भाई अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो जितने भी रेंट है उन सभी को चुका देंगे। इतना कहने के साथ ही सी यून अभी सी चैन से ये भी पूछने लगती है भाई क्या तुम्हारे उधर बारिश हो रही है और तुम इतना चुपचाप क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो इस समय सी चैन थोड़ा उदारता से कहने लगता है यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद तुम्हारी आवाज को सुन रही हूँ इसीलिए। तो सी यून कहने लगती है भाई आखिरकार तुम क्या बातें कर रहे हो? 2 दिन पहले तो हमने बातें किया था, मेरे कंपटीशन खत्म होने के बाद हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, जस्ट तुम अच्छी खबर के लिए वेट करो। सी यून इतना कहने के साथ ही कॉल को काट कर देती है। तो इस समय सी चैन अपने रनिंग को कंप्लीट करने के लिए दोबारा से दौड़ने लगता है। अभी हम लोग को कुछ देर बाद गहरी रात के सीन को दिखाए जाते हैं जहाँ पे सभी लोग घोड़े बेच के सो रहे होते हैं। और इसी समय सी चैन अपना दौड़ भी कंप्लीट करके यहाँ पे आया होता है। सी चैन इस वक्त नहाते हुए कहने लगता है कि फाइनली इस बॉडी को मैं थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कर पा रहा हूँ। पता है इस बॉडी की फिजिक्स काफी ज्यादा लो है लेकिन ये बॉडी काफी ज्यादा यंग भी तो है, मैं इसे अपने हिसाब से तैयार कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे सबसे तात्कालिक प्रॉब्लम पर बात करनी होगी। अगर मुझे जल्दी जल्दी से लेवल अप करना है तो मुझे किसी डीमन डीन के अंदर जाना ही पड़ेगा, लेकिन गिल्ड्स का उन सब पर पूरा मोनोपोली है। तो जब तक कि ना मैं कोई एलाइट बन जाता हूँ तब तक मेरे पास कोई चांस ही नहीं है ताकतवर बनने का। तो मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या और किस तरीके से मॉन्स्टर का पता लगाऊं? ऊपर से वो ग्लूटोनी वाली एबिलिटी, उसका काम क्या है और वो क्या करता है वो भी नहीं मुझे पता। इन सभी बातों को सोचते हुए यहाँ पे सी चैन सो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका जो स्टेटस विंडो है वहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कोई एक चीज धीरे धीरे करके लोडिंग हो रहा होता है। और जैसे ही ये चीज लोडिंग होता है सी चैन अचानक से अपने आप को एक अलग ही जगह पे देख पाता है, मतलब वो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरता हुआ देख पाता है। तो जल्दी जल्दी से सी चैन अपने आप को बैलेंस करके बहुत ही ज्यादा फाइन एकदम हीरो वाली लैंडिंग करता है। सी चैन अभी अपने सामने एक लंबी टावर जैसा देख पाता है और इसके साथ ही अपने आप से ही क्वेश्चन करने लगता है आखिरकार मैं कहाँ पे
हूँ और ये जगह ये कौन सी जगह है और ये जो टावर दिख रहा है सामने की ओर, आखिरकार ये कौन सा टावर है? मैंने तो ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं देखा। सीचैन खड़े खड़े इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय हम लोगों को बहुत सारे ग्रेव हाउंड को शामन होता हुआ दिखाई जाते हैं और यहाँ पे जितने भी ग्रेव हाउंड है सभी के सभी ई रैंक का ही होता है। इतने सारे ग्रेव हाउंड को यहाँ पे देखने के बाद सीचैन दोबारा से अपने क्लास को लाइटनिंग एसोसिएशन में चेंज कर लेता है। सीचैन अपने मन में सोचने लगता है, सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम है इसे मुझे ठिकाने लगाना होगा। इतना कहने के साथ ही अभी जितने भी ग्रेव हाउंड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे वो खुद ही उन सभी ग्रेव हाउंड के ऊपर जाके अटैक कर देता है और बस एक एक स्लैश में एक एक ग्रेव हाउंड को लेके जाता है। अभी सीचैन इन सभी ग्रेव हाउंड को मारता हुआ कहने लगता है कि मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है उस हिसाब से इन सभी ई रैंक के ग्रेव हाउंड को मारना ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी पार्क में टहल रहा हूँ। और यहाँ पे इन सभी ग्रेव हाउंड को मारने की वजह से सीचैन को एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल रहा होता है। लेवल 1 से सीधा 2 हो जाता है। सीचैन खुद भी इस बात से पूरी तरीके से शॉक। वो तो यहाँ पे ये भी देखता है कि उसका जो स्टैट है वो 5-5 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। बेचारा सीचैन जो कि कुछ देर पहले लेवल के बारे में परेशान हो रहा था वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, फाइनली मुझे एक ऐसा डंजन मिल चुका है जो कि मेरे खुद का है और तो मैं यहाँ पे लेवल अप भी कर सकता हूँ। सीचैन खड़े खड़े इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय उसके पीछे बहुत ही बड़ा एक ग्रेव हाउंड आ जाता है। यहाँ पे ग्रेव हाउंड सीचैन को मारता उससे पहले सीचैन ग्रेव हाउंड को टुकड़े टुकड़े में भाग कर देता है और इसी के साथ ही उसका लेवल यहाँ पे 3 बार भी पहुंच जाता है। सभी के सभी ग्रेव हाउंड को मारने के बाद सीचैन को यहाँ पे 18 ग्रेव हाउंड फैंग मिलता है और इसके साथ ही एक टुकड़ा ग्रेव हाउंड क्रिस्टल मिलता है। सीचैन यहाँ पे दोबारा से अपने स्टेटस को देखने लगता है जहाँ पे सभी के सभी स्टैट 110 होके रखा था सिवाय स्ट्रेंथ और स्पीड को छोड़ के जो कि 220 और 330 होके रखा था। सीचैन यहाँ पे खड़े खड़े अपने स्टैट को देख ही रहा था। इसी समय उसके सामने जो ग्रेव हाउंड मारा पड़ा है उसके बॉडी के ऊपर एक स्टेटस विंडो पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ था डेवोर। डेवोर आखिरकार ये चीज क्या है? मैंने तो ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। सीचैन शॉक होते है अपने आप को ही क्वेश्चन करता है, लेकिन इस समय अनजाने में ही सीचैन अपने हाथ को सामने की ओर करता है तो इस वक्त उसके हाथ से बहुत ही ज्यादा रेड कलर की ऑरा बाहर की ओर निकलने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उस डीमन किंग ने पिछली जिंदगी में सीचैन के बॉडी से उसकी लाइफ एसेंस को खींच रहा था। सीचैन यहाँ पे धीरे धीरे करके समझने लगता है कि उसके पास जो ग्लूटोनी स्किल है उसका मतलब क्या है। देखते ही देखते कुछ देर बाद सीचैन के सामने एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ था डेवोरिंग कंप्लीट और इसी नोटिफिकेशन के साथ साथ उसके पास एक और कार्ड जैसा ओपन हो जाता है जिसके अंदर अभी जिस ग्रीवहाउंड किंग को डेवोर किया है उसी के बारे में ही लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे सीचैन जिस मॉन्स्टर को भी मारेगा ऑब्वियसली बॉस मॉन्स्टर होना चाहिए, तो सीचैन उन सभी को इस तरीके से डेवोर करके कार्ड में कन्वर्ट कर सकता है और बाद में जाके इन सभी मॉन्स्टरों की स्किल को भी यूज कर सकता है। तो मैंने अभी डेवोरिंग स्किल के बारे में जो कुछ भी कहा ये बात अभी जैसे ही सीचैन को समझ में आता है तो सीचैन यहाँ पे अंदाजा लगाता है कि ये जो खतरनाक स्किल है ये इसके पास कैसे आई एंड ऑब्वियसली आंसर होगा डेमन किंग से, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में डेमन किंग के पास ही ऐसी स्किल थी जो कि किसी के भी लाइफ एसेंस को चुरा के उसे अपनी पावर के लिए यूज कर सके। तो क्या अभी जैसे ही सीचैन को ये बात समझ में आ जाता है कि उसके पास इतना ज्यादा खतरनाक एक स्किल है तो वो यहाँ पे इस बात को भी समझ जाता है कि फ्यूचर में उसकी स्किल या फिर उसकी एबिलिटी की कोई भी सीमाएं नहीं होगी, जहाँ पे कोई पर्सन बस एक ही स्किल या फिर एबिलिटी को यूज कर पाता है, लेकिन उसी जगह पे सीचैन इस स्किल की वजह से अनलिमिटेड स्किलों को यूज कर पाएगा। ऑब्वियसली बिस्टो को भी मारना पड़ेगा स्किल को लेने के लिए, नहीं तो घंटा भी कुछ भी नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सीचैन उसके सामने ये जो लंबी सी टावर है आखिरकार यह चीज क्या है ये भी सोचने में मजबूर हो जाता है। सीचैन यहाँ पे इतना सोच ही रहा था, इसी समय उसके बॉडी के ऊपर अचानक से बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, मानो कि कोई SC/ST ओफिसी वालों ने केस ठोक दिया हो। और सॉरी मैं भी तो ओफिसी हूँ, आखिरकार इतना प्रेशर कहाँ से आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। सीचैन परेशान होते हुए कहता है। सीचैन परेशान होते हुए इतना कह ही रहा था, इसी समय एक डीमन टावर से बाहर आने लगते हैं और सीचैन से कहने लगते हैं कि तो फाइनली तुम यहाँ पे आ गए हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था। सीचैन का स्टेटस अभी कुछ ऐसा दिखा रहा होता है लॉर्ड, लेकिन लॉर्ड का स्टेटस है ही नहीं, मतलब यहाँ पे सिस्टम भी पावर की वजह से पूरी तरीके से हैंग हो चुका है। और यहाँ पे ताज्जुब की बात ये होता है कि ये जो डीमन दिख रहे हैं आप लोगों को, इस डीमन को सीचैन के नाम के बारे में पता होता है, मतलब वो यहाँ पे सीचैन को सीचैन कह के ही बुलाता है। तो जो भी है इस वक्त हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाई जाते हैं और इस वक्त हम लोग को सीचैन को हवा में उड़ता हुआ दिखाई जाते हैं। सीचैन सबसे पहले अपने आप को बड़े मुश्किल से संभालता है। सीचैन दोबारा से फाइट करने के पोज में खड़ा होता हुआ अपने मन में ही कहने लगता है कि गवर्नमेंट ने पावर के हिसाब से रैंकिंग सिस्टम को ई से लेके एस तक क्रिएट किया है। मैं अपनी पिछली जिंदगी में रैंकिंग एस में पहुंचते पहुंचते लगभग मारा ही गया था, लेकिन इस वक्त मेरा जो करंट रैंक है वो डी के आसपास है। तो आखिरकार मैं इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट कैसे खड़ा रहूं? इसका रैंक लगभग एस या फिर उससे ऊपर ही होगा और हम दोनों के बीच का जो लेवल गैप है वो भी
भी काफी ज्यादा हाई है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। और तो किस तरीके का डंजन है जहाँ पे एक इस रैंक का डीमन भी है। लेकिन ताज्जुब की बात है, इस डीमन को मेरे नाम के बारे में भी पता है, लेकिन कैसे। सीचैन अभी परेशान हो तो है, इन सभी बातों को अपने मन में कह ही रहा था। इसी समय डीमन बहुत ही तेजी के साथ उसके पीछे आ जाते हैं। डीमन यहाँ पे सीचैन के बॉडी के ऊपर बहुत ही जोरदार एक अटैक कर देता है। सीचैन इस अटैक को झेल तो लेता है, लेकिन इससे वो काफी दूर उड़ जाता है और तौर काफी ज्यादा इंज्योर भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सीचैन दोबारा से धीरे धीरे करके उठने की कोशिश करने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद डीमन सीचैन से कहने लगते हैं कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो। हाँ, मैंने यहाँ पे तुम्हें जो ऑफर दिया है उसके बारे में अच्छी तरीके से सोचो। तुम्हें बस मेरे साथ यहाँ पे रह के इस स्टार ऑफ डार्कनेस को गार्ड करना होगा, और ऐसी अपॉर्चुनिटी बस मैं ही दे रही हूँ और कोई नहीं देगा। डीमन किंग की बातों को सुनने के बाद सीचैन यहाँ पे अपनी तिरछी आंखों से कहने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस हिल के अंदर नहीं रहने वाला। सीचैन इतना कहता ही है, इसी समय डीमन बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ उसके बाएं कंधे पे बहुत ही जोरदार एक काट मार देता है। यहाँ पे सीचैन को सोचने और समझने की टाइम ही नहीं मिलता। डीमन दोबारा से कहने लगते हैं कि बच्चे, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे नहीं मार सकता? मैं यहाँ पे इतनी देर तक अपने आप को होल्ड करके रखा हूँ क्योंकि तू ही एक लौता पर्सन है जो कि इस जगह तक पहुँच पाया है। इतना कहने के साथ ही वह डीमन आसपास के जितने भी ग्रेवहाउंड मारे पड़े थे उन सभी के बॉडी से एनर्जी को खींचने लगते हैं, और इसके साथ ही बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा डेंजरस मर्डरस ऑरा या फिर बोलो किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे होते हैं। और सच में यह चीज सीचैन को गुज़बम्प दिलवाने के लिए बिल्कुल काफी था। लेकिन बेचारा यहाँ पे डर डर के क्या करेगा। सीचैन यहाँ पे डीमन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। डीमन यहाँ पे सीचैन के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से अटैक कर देते हैं। सीचैन यहाँ पे सभी के सभी पत्थरों को डॉज करता हुआ तेजी के साथ डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। सीचैन यहाँ पे अपने स्टेट को यूज करके डीमन का जो शॉर्ट स्विंग है वो किस तरफ से होने वाला है और कितने सेकंड के अंदर भी होने वाला है उसे भी जान लेता है। लेकिन यहाँ पे देखते ही देखते डीमन अपने दोनों हेवी शॉट के माध्यम से सीचैन के ऊपर बहुत ही पावरफुल क्रॉस स्लैश मार देते हैं। लेकिन जैसा कि सीचैन को पहले से ही अटैक के बारे में पता चल गया था, इसी कारण वो बहुत ही आसानी के साथ इस अटैक को डॉज कर लेता है। डीमन के पीछे से लाइटनिंग के माध्यम से इलेक्ट्रो ब्लेड नाम का एक अटैक डीमन के बैक साइड पे कर देता है और यहाँ पे चारों ओर बिजली बिजली ऑरा फैलने लगता है। डीमन को भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तकलीफें होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे सीचैन बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो इस अटैक को करने के तुरंत बाद अपनी लाइटनिंग स्पीड को यूज करके बहुत ही तेजी से डीमन से दूर जाने लगता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि अभी ही मेरे पास एक चांस है यहाँ से भागने की। जब मैं डीमन के साथ फाइट कर रहा था तब मैं इस जगह को भी अच्छी तरीके से तलाश रहा था और मुझे यहाँ पे एक लाइट भी दिखी थी। मुझे लगता है उससे मैं इस जगह से बाहर जा पाऊंगा। सीचैन अभी उस लाइट की ओर भाग ही रहा था, लेकिन इसी समय वो लाइट अचानक से गायब हो जाती है। सीचैन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो यहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो डीमन दोबारा से वापस आ जाते हैं। डीमन सीचैन से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से भागने के लिए जो चीज देख रहे थे वो एक्चुअली में कोई एग्जिट नहीं था, और तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई डंजन है जहाँ पे कोई एग्जिट भी एग्जिस्ट करेगा? डीमन इतना कहने के साथ ही अपने बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा खतरनाक ब्लैक ऑरा रिलीज करने लगते हैं और देखते ही देखते यहाँ पे डीमन का जो फॉर्म है वो भी चेंज होने लगता है। और ये जो अल्टीमेट फॉर्म है डीमन का, इसको देखने के बाद सीचैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो डीमन का फॉर्म है ये देखने में कुछ पिछली लाइफ वाली डीमन किंग की तरह ही लग रहा होता है। सीचैन अपनी पिछली लाइफ में जब डीमन किंग के साथ फाइट कर रहा था और जब वो डीमन किंग के ऊपर भारी पड़ता था तब डीमन किंग अपना जो फॉर्म है उसे चेंज कर लेता था। मतलब अलग अलग रेसेस के प्राणी में जिन सभी को डीमन किंग मार के डिवोर किया था, और उस वक्त डीमन किंग फाइट के दौरान एक ऐसे फॉर्म में आया था जो कि देखने में बिल्कुल इसी डीमन की तरह ही होता है। तो यहाँ पे सीचैन इस बात का अंदाजा लगाता है कि डीमन किंग ने शायद से इस डीमन को भी उस टाइम पे डिवोर किया था, और जैसा कि ग्लूटोनी स्किल अभी उसके पास है, इसी कारण ये सब कुछ जो भी हो रहा है, मतलब ये टावर, ये डीमन, ये सभी चीजें उसके बॉडी के अंदर ही है। सीचैन अपने मन ही मन इन सभी बातों को सोचने के साथ ही डीमन से पूछने लगता है, क्या ये जगह और तुम मेरे बॉडी के अंदर ही हो? सीचैन की इस बात को सुनने के बाद अभी डीमन हंसते हुए कहने लगते हैं कि इतना प्रेशर होने के बावजूद ना तुम सिर्फ इनक्रेडिबल हो बल्कि तुम्हारा दिमाग भी काफी शार्प है। तुमने यहाँ पे प्रूव किया कि यहाँ पे जो कुछ भी है उन सभी ही चीजों की लायक हो तुम। इतना कहने के साथ ही डीमन किंग अपने पास से टाइम रिफ्ट की को बाहर की ओर निकाल लेता है, जिसका की खुद का रैंक ट्रिपल एस होता है, और ये एक ऐसा की होती है जो कि इस टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर जितने भी गेट है उन सभी को खोल सकता है। और इसी टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर काउंटलेस पावरफुल डीमन कैद होकर रखा है, जिनमें से बहुत सारे डीमन को पिछली जिंदगी वाले जो डीमन किंग थे उन्होंने डिवोर किए थे। अभी ये डीमन रिफ्ट की को सीचैन को देते हुए कहने लगते हैं कि टावर के अंदर डीमनों को हरा के डिवोर करो और जितना हो सके उतना ही जल्दी ताकतवर बनो। सीचैन शौक तो होता है, लेकिन की को पकड़ते हुए डीमन से पूछने लगता है, आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे ये डीमन बताते हैं कि डीमनों के बीच भी नैतिकता का अंतर होता है। वो सभी डीमन किंग्स मिलके अपनी लालच के लिए हमारे पूरे क्लैन को मार दिया। मैं इतने अरसे से उन सभी से अपना बदला लेने के लिए
लिए बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था और अभी इस बात से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे वो चांस मिल चुका है। और वह लड़का बिल्कुल ठीक था, तुम ही अकेली उम्मीद हो, सिर्फ तुम, जिनके पास सफल होने की कोई मौका है। डीमैन की इस बात को सुनने के बाद सीचन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, पूछने लगता है आखिरकार तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो। तो डीमैन कहता है इन सभी बातों का आंसर इसी टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर है, जाके तुम खुद ही देख लेना। तो अब तुम मेरी शक्ति को ले लो और उनके खिलाफ इंसाफ की राह पर आगे बढ़ो। और हाँ, एक बात याद रखना, इस टावर के अंदर जितने भी डीमैन है वे सभी मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है, सबसे ज्यादा चालाक और सबसे भयंकर डीमैन है जो कभी एग्जिस्ट में रहे हैं। लेकिन तुम्हें सब कुछ सहन करना होगा, तुम्हें जरूर से उन सभी को कॉन्कर करना पड़ेगा, तुम्हें ही दुनिया की चोटी पर खड़ा होना होगा, बिल्कुल अकेला, सबसे ऊपर। और जब तक कि ना तुम उस जगह पे पहुंच पाते हो तब तक हर एक सिंगल डीमैन किंग को डिवोर कर लो। इन सभी बातों को कहते हुए वो डीमैन धीरे धीरे करके यहाँ पे वैनिश हो जाते हैं और डीमैन की जो लाइफ एसेंस है उसको यहाँ पे सीचैन डिवोर कर लेता है। सीचैन अभी जैसे ही यहाँ पे डीमैन के लाइफ एसेंस को डिवोर करता है वैसे ही उसके पास एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ था लेवल अप। तो बेसिकली यहाँ पे सीचैन का लेवल 10 पे पहुंच गया होता है और सीचैन काफी ज्यादा ताकतवर भी हो गया होता है। और यहाँ पे सीचैन को डीमैन किंग के जो दो हेवी शॉट थे वही दोनों मिल जाते हैं और यहाँ पे एक एक शॉट रैंक एस का होता है। अभी जैसे ही डिवोर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है सीचैन के पास उसी डीमैन का एक कार्ड पॉपअप होता है और यहाँ पे डीमैन का नाम था एबाइसल फिंड। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है, हम लोग को नेक्स्ट डे सुबह के सीन को दिखाए जाते हैं। सीचैन अभी जैसे ही अपने नींद से उठता है तो वो देखता है कि मालोंग शियांगझाओ ये दोनों जल्दी जल्दी से कपड़े पहन रहे होते हैं क्योंकि स्कूल का टाइम ऑलरेडी हो चुका होता है। लेकिन इस समय सीचैन अपने बॉडी में जो काट लगा हुआ था उसे ही देखने लगता है जो कि इस वक्त उसके बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे सीचैन सोचने लगता है क्या उसने सपना देखा था कोई। लेकिन अभी जैसे ही वो अपने स्टैट को ओपन करता है वो देखता है उसका लेवल 10 पे होता है और यहाँ पे उसे डंजन के अंदर मिले सभी की सभी चीजें भी दिखाई देती है। सीचैन इन सभी चीजों को देख ही रहा था, इस समय शियांगझाओ यहाँ पे आ जाते हैं और इसके साथ ही सीचैन से कहने लगते हैं कि कल रात को कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, तो क्या तुम इस कमरे के अंदर मेरी पोजीशन को हथियाना चाहते हो। कॉमन ब्रो रैंक असिस्ट में चालू होने वाला है तो चलो देखते हैं किसका रैंक क्या निकलता है। सीचैन भी आगे से कहने लगता है चलो देखते हैं आखिरकार तुम भी कितना ज्यादा अच्छा कर पाते हो। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है, कुछ देर बाद हम लोग को चारों के चारों नाकामे को उसी रैंक असिस्टमेंट की ओर जाते हुए दिखाई जाते हैं जहाँ पे इन लोगों का रैंक आज मेजरमेंट होने वाला है। और यहाँ पे शियांगझाओ को इस बात का घमंड होता है कि वो ई रैंक के मिड टायर पे है और बाकी के तीनों ई रैंक के लो टायर पे हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे शियांगझाओ को ये बात नहीं पता कि सीचैन की रैंक क्या है। शियांगझाओ अभी तो इस बात को भी कहने लगते हैं जैसा कि उसने पिछले 2 सालों से अपने रैंक को मेजर अप नहीं किया तो हो सकता है उसका जो रैंक है वो और भी ज्यादा हाई हो चुका है। शियांगझाओ की बातों को सुनने के बाद इस समय मालोंग फिसफिसाते हुए सीचैन से कहने लगता है कि जब तुम रैंक मेजरमेंट करने के लिए जाओगे तब अपना पूरा दम लगा देना क्योंकि अगर तुम्हारा रैंक डी निकल जाता है तो वे सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाएंगे। मालोंग की बात को सुनने के बाद सीचैन बस इतना ही कहता है डी रैंक, चलो देखते हैं। देखते ही देखते इस वक्त हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं। सामने की ओर एक स्टेज जैसा होता है जहाँ पे जाके स्टूडेंटों को अपने अपने रैंकों को चेक करवाना होगा। इसी समय यहाँ पे गोंगचैंग के वही 2 चमचे को भी आते हुए दिखाए जाते हैं जो दोनों अपने सामने आने वाले स्टूडेंटों को एकदम लात मार के भगा रहे होते हैं। इसी समय दोनों चमचे घुड़ घुड़ के शियांगझाओ की ओर देखने लगते हैं तो इस समय शियांगझाओ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि अरे देखो वो दोनों तो हम लोग की ओर ही देख रहा है। लेकिन इस समय वे दोनों चमचे जैसे ही शियांगझाओ के पीछे सीचैन को देखता है वैसे ही उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जल्दी जल्दी से सीचैन के सामने बो डाउन करते हुए कहने लगते हैं कि सीचैन सर आप आ गए। और इस चीज को देखने के बाद शियांगझाओ की रिएक्शन क्या है वो तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। साले का चेहरा एकदम चिंपैंजी जैसा हो गया होता है। लेकिन यहाँ पे सीचैन ज्यादा कुछ न बोलते हुए सीधा यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसी समय कोई उसे पीछे से पुकारता है, होय लड़के। तो सीचैन जैसे ही उस लड़के की ओर देखता है तो वो देखता है ये तो यांग डी है, स्टूडेंट काउंसिल का एक ऑफिसर। यांग डी कहने लगता है कि मैंने सुना किसी ने पिछले दिन गुआंगचेंग को पीटा है और तुमको ये बात तो पता ही है ना कि गुआंगचेंग किसका भाई है। यांग डी को इस वक्त सीचैन के साथ बात करते हुए देखने के बाद तीनों के तीनों नामों ने पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। शियांगझाओ कहने लगता है कि यांग डी जो कि डी रैंक का है और स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर है वो आखिरकार सीचैन के साथ क्या बातें कर रहा है और उन दोनों की बातों की आवाज से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सीन दोबारा से यांग डी की ओर जाता है जो कि इस समय सीचैन के कानों के पास आके सीचैन से कहने लगता है क्या तुम्हें पता है मेरे पास स्मेल का एक्सलेंट सेंस है और मैं असली ताकत की मौजूदगी को हमेशा पहचान लेता हूँ। लेकिन मैं तुमसे जो स्मेल कर पा रहा हूँ वो एक हारा हुआ निकाले गए लूजर की बदबू है जो जिंदगी में काफी कुछ नहीं बन पाएगा। यांग डी की बातों को सुनने के बाद सीचैन बस एक ही डायलॉग मारता है, ब्रो क्या तुम कोई कुत्ता या फिर कुछ और हो। यांग डी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, भड़क उठता है लेकिन आगे कुछ और करता या फिर सीचैन को पीटने लगता। उससे पहले यहाँ पे
पे गोंगटिंग आ जाता है और इसके साथ ही यांगटी को रोक लेता है। उल्टा कहो तो यांगटी को पीटने से रोक लेता है, क्योंकि यहाँ पे हम सभी को ही पता है कि यांगटी अगर सीचेन के साथ भिड़ेगा तो उसकी हालत क्या होगी। गोंगटिंग यहाँ पे कहने लगता है, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे पता चला कि गोंगचैंग ने जो कुछ भी किया उससे उसकी भरपाई मिल गई, तो यहाँ पे इसकी कोई भी गलती नहीं है। इतना कहने के साथ ही इस वक्त गोंगटिंग अपनी टेढ़ी टेढ़ी आंखों से सीचेन की ओर देखने लगता है। तो इस समय सीचेन भी अपनी आंखें टेढ़ी करके उसकी ओर घुट घुट के देखने लगता है। इसी समय टीचर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जो रैंक मेजरमेंट असेसमेंट चालू होने वाला है वो तुम लोग के आईडी के अनुसार होने वाला है, जहाँ पे एक एक करके तुम लोग के नाम को बुलाया जाएगा और एक एक करके आके अपने अपने रैंक को मेजरमेंट करके जाना। और यहाँ पे रैंक असेसमेंट कुछ ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे किसी का जो करंट रैंक है वो क्या है वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन वो लड़का फ्यूचर में जाके कितना रैंक हासिल कर पाएगा वो भी दिखाएगा। सीन शिफ्ट होके लिंग यू की ओर जाता है, जहाँ पे लिंग यू के साइड में एक और पर्सन खड़ा हुआ था, जो कि इस समय लिंग यू से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम आज का जो रैंक असेसमेंट टेस्ट होने वाला है उसे देखने क्यों आए हो? क्या तुम्हारी नजरों में यहाँ पे कोई ऐसा लड़का है जिसके कारण तुम यहाँ पे इस टेस्ट को देखने के लिए आई हो? तो इस समय लिंग यू अपनी ही अंदाज में बोलने लगते हैं कि आज का जो रैंक असेसमेंट टेस्ट होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस इसीलिए। अभी लिंग यू की ये कहने के साथ ही इस वक्त हम लोग को 1 घंटे बाद के सीन को दिखाए जाते हैं। इस वक्त रैंक को टेस्ट करने के लिए सियांग झाओ को बुलाए जाते हैं। सियांग झाओ बड़े जोर से कहने लगता है कि चलो देखते हैं आखिरकार मेरा रैंक क्या निकल के आता है। इतना कहने के साथ ही सियांग झाओ यहाँ पे जो गेट है उसके अंदर घुस जाता है। गेट के अंदर हम लोगों को एक मैजिकल कोड को दिखाए जाते हैं, जो कि एक दिल जैसा लग रहा होता है और दिल के ऊपर एक आंख भी होता है। देखते ही देखते दिल के ऊपर सियांग झाओ अपना फायर गोला तैयार करके बहुत ही जोर से फेंक के मारता है। अभी सिचुएशन को देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इस रैंक को भी पार कर देगा, लेकिन एक क्या दिल को तो घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। यहाँ पे दिल उसके अटैक पावर को एब्सॉर्ब करता है और इसके साथ ही जो तार लगा हुआ है उसके माध्यम से बाहर की ओर जो बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था वहीं पे डाटा को भेज देता है। तो यहाँ पे रैंक ई दर्शाता है और उसका जो पोटेंशियल है वो सी होता है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा सी रैंक तक ही पहुंच पाएगा। अपने रैंक को देखने के बाद सियांग झाओ उतरे हुए मुंह के साथ कहने लगता है कि पिछले 2 सालों में मेरा रैंक तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ है। मुझे लगा था एटलीस्ट मैं डी रैंक पे तो होऊंगा ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इस समय मालोंग सियांग झाओ को सांत्वना देते हुए कहने लगता है कि ड्यूड बिल्कुल भी हौसला मत छोड़ो, यहाँ पे हम लोगों का रैंक तो तुमसे भी बहुत ही ज्यादा घटिया होगा। मालोंग की इतना कहने के साथ ही कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सच में इन दोनों के रैंक सियांग झाओ से थोड़ा सा कम होता है। मतलब सियांग झाओ ई रैंक के मिड टायर पे होता है, जहाँ पे ये दोनों ई रैंक के ही लोअर टायर पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों का ही पोटेंशियल बिल्कुल सी होता है। लेकिन कुछ देर बाद एक अनाउंसमेंट को सुनने के बाद इन तीनों का ही चेहरा पूरी तरीके से चोमू जैसा हो जाते हैं, क्योंकि एक लड़की ने यहाँ पे डी रैंक के लोअर टायर को अवेकनिंग किया होता है और इसके साथ ही उसका जो पोटेंशियल है वो भी बी रैंक तक होता है। अभी तो हम लोगों को यांग डी को भी दिखाए जाते हैं, जो भी डी रैंक पे अवेकनिंग किया होता है और उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो ए रैंक का होता है। तो ऐसे ही लगातार 8 बार डी रैंक पर अवेकनिंग होता हुआ स्टूडेंटों को देखने के बाद तीनों के तीनों नमूने ही बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगते हैं। और जैसा कि इस बार सबसे ज्यादा डी रैंक के स्टूडेंट अवेकनिंग हो रहे थे, इसी कारण जो दोनों टीचर रैंक को मेजरमेंट कर रहे थे वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके साथ ही जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उसके नाम को भी अनाउंसमेंट कर देता है, जो कि होता है गोंगटिंग। गोंगटिंग के नाम को सुनने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग जानते थे कि गोंगटिंग काफी ज्यादा पावरफुल है और तो और वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। अभी तो एक झलक सीचेन की ओर भी जाता है, जो कि भीड़ के अंदर से अपनी तिरछी आंखों से गोंगटिंग की ओर ही देख रहा होता है। अभी कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे गोंगटिंग उसी दिल के पास पहुंच गया होता है, जहाँ पे गोंगटिंग को देखने के बाद अभी वो दिल धीरे धीरे करके पहली बार अपनी आंखें ओपन करता है। गोंगटिंग अभी दिल के अंदर जैसे ही अपनी पावर को इनपुट करता है, वैसे ही हम लोगों को बाहर लगा हुआ स्क्रीन के ऊपर दिखाए जाते हैं कि गोंगटिंग का जो करंट रैंक है वो डी पे होता है, वो भी हायर टायर पर, और उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो एस रैंक का होता है। और यहाँ पे ये जो एस रैंक इसको देखने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये स्कूल के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। अभी तो हम लोगों को सीचेन को भी दिखाए जाते हैं, जिसको कि इन सभी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जो भाई खुद ट्रिपल एस का हो उसको सिंगल एस से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे जो टीचर लोग टेस्ट को कर रहे थे वे सब भी आपस में ही बोलने लगते हैं कि मैंने टेस्ट को अच्छी तरीके से देखा, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, तो क्या हम लोगों को इसके बारे में हायर अप्स को बता देना चाहिए? तो दूसरा टीचर कहने लगता है कि हाँ ऑब्वियसली हम लोग को इसके बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि जिसका पोटेंशियल रैंक इसका हो वो तो एक इंटरनेशनल ट्रेजर की तरह है। तो देखते ही देखते यहाँ पे गोंगटिंग का जो भाव है वो ऑडियंस के सामने और भी ज्यादा हाई हो जाता है। सभी के सभी गोंगटिंग से काफी ज्यादा इंप्रेस होने लगते हैं। अभी तो यांगलोंग जो कि इस स्कूल का हेडमास्टर होता है और तोड़ जो कि लिंग यू के साइड में खड़ा हुआ होता है, वो भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उसके स्कूल में कोई इस रैंक पोटेंशियल वाला एक कैंडिडेट है। तो इस समय लिंग यू साफ साफ कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ गोंगटिंग के लिए नहीं आई हूँ, मैं जिसके लिए आई हूँ
वो तो गोंगटिंग से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे लिंग यू की बातों को सुनने के बाद आप लोग ये अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि लिंग यू यहाँ पे सी चैन की ही बातें कर रही है। और अभी देखते ही देखते एंकर सी चैन को आगे आके टेस्ट को देने के लिए बोल रहे होते हैं। सी चैन अभी टेस्ट को देने के लिए आगे की ओर जा ही रहा था। इसी समय सामने से यांग डी उसे कहने लगता है कि ओए लूजर, तुम अपने साथियों से थोड़ा अच्छा ही करना। और इसके साथ ही ये कहते हुए भी हंसने लगता है कि क्या होगा अगर इसका भी रैंक ई के लोअर टायर पे होता है तो। यांग डी की बातों को सुनने के बाद सी चैन बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन यहाँ पे सी चैन के दोस्त काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि सभी के सभी उन्हें बस लूजर ही कह के बुला रहे होते हैं। इसी समय हिम्मत दिखाते हुए मालोंग कहने लगता है कि तुम बस देखो, कुछ ही देरी के बाद तुमने जो जो बकवास की ना उन सभी को वापस लेना पड़ेगा। अभी मालोंग की इतना कहने के साथ ही इस वक्त हम लोग को सी चैन को उसी गेट के अंदर जाते हुए दिखाई जाते हैं। सी चैन अभी जैसे ही गेट के अंदर एंटर करता है वैसे ही ओदिल अपनी आंखें इस बार सी चैन की ऑरा की वजह से पूरी तरीके से ओपन कर लेता है। और सी चैन को यहाँ पे ये बात अच्छी तरीके से पता होता है अगर उसे किसी भी हाई रिकमेंडेड गिल्ड के अंदर जाना है तो उसका रैंक यहाँ पे काफी ज्यादा हाई होना होगा। और गिल्ड के अंदर ज्वाइन होने के बाद ही वो अलग अलग डिमांड डंजन के अंदर जा पाएगा। ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन 10 मेंबर टीम से मिलकर बना होता है और यहाँ पे स्टूडेंट को अपने टीममेट्स खुद चुनने की पूरी आजादी होती है। जो टीम आखिरकार फर्स्ट प्लेस हासिल करेगी उसके सारे मेंबर्स को सीधा देश की सबसे प्रेस्टिजियस गिल्ड द इंपीरियल गिल्ड में रिक्रूट कर लिया जाएगा। सी चैन की ये सभी बातों के साथ ही इस वक्त हम लोग को यांग डी को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस वक्त अपने साथ एक डी रैंक के लो टायर के स्टूडेंट को लेके गोंगटिंग के पास गया होता है ताकि वो उसे अपने टीम के अंदर ले सके। और यहाँ पे गोंगटिंग का जो टीममेट है वो किस तरीके से गोंगटिंग का चापलूसी कर रहे हैं वो तो आप लोग देख ही सकते हो। गोंगटिंग को मल्लम मक्खन सब एक साथ लगा रहे होते हैं। सीन अभी मालंग की ओर भी आता है जहाँ पे इस वक्त हम लोगों को ये जानने के लिए मिलते हैं कि इन लोगों की जो टीम है यही होने वाली है इस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर टीम। लेकिन इस वक्त इस बात को साइड में करता हुआ मालंग अपने चश्मे को ठीक करता हुआ सामने की ओर देखते हुए कहने लगता है कि आखिरकार सी चैन कब बाहर आएगा और इतनी देर से वो अंदर कर क्या रहा है। सी चैन को इतनी देर से बाहर न आता हुआ देखने के बाद यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे जो लोग रैंक को देखने के लिए आए थे वे लोग अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि भाई सी चैन इतना ज्यादा कमजोर है कि उसका रैंक स्क्रीन के ऊपर शो ही नहीं हो रहा है। पता नहीं कहाँ से टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं ऐसे लौंडे, चलो घर चलते हैं। यांग डी भी गोंगटिंग से यही बोलता है उसका रैंक नहीं दिखाने वाला तो ब्रो फालतू में ही यहाँ पे रुकने का और कोई फायदा नहीं है, चलो चलते हैं। गोंगटिंग भी इस बात से मान जाता है और अपनी टीम में बचा कुचा जितने भी टीममेट है उन सभी को गैदर करने की बात बोलता है। सभी लोग यहाँ से जा ही रहे थे। इसी समय स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा ब्लिंक होता है। हम लोग को रैंक की जगह पे डी हायर टायर दिखाए जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा जाती है। सभी के सभी अपने अपने चोमू जैसा शकल बनाते हुए स्क्रीन की ओर ही देखने लगते हैं। मालूम जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अरे देखो सालो, डी हायर टायर, मैंने कहा था ना अपना सी चैन फाड़ के रख देगा। गोंगटिंग भी इस चीज को देखता है लेकिन इस समय यांग डी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता है अपना चोमू जैसा सी चैन आखिरकार डी रैंक पे कैसे गया। देखते ही देखते अनाउंसमेंट होने लगती है। सी चैन का जो करंट रैंक है वो डी रैंक के हायर टायर होता है और यहाँ पे सिस्टम मैजिक कोड के अंदर एक एबनॉर्मलिटी भी नोटिस किया है तो इसी कारण ही ये जो असेसमेंट रिजल्ट है ये इनएक्यूरेट भी हो सकता है। तो प्लीज सी चैन यहाँ पे तुम टेस्ट को एक और बार करो। सी चैन इस वक्त अपने स्टैट को देखते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ पे अपने नॉर्मल बॉडी के साथ इस टेस्ट को दिया लेकिन क्या होगा अगर मैं अपने क्लास को स्विच करके टेस्ट को दूं। इतना कहने के साथ ही सी चैन अपने क्लास को चेंज करने लगता है और इसके साथ ही जो ग्रेबाउंड किंग की एबिलिटी है उसे एक्टिवेट कर लेता है और इससे सी चैन का जो लुक है वो यहाँ पे आधा डीमन जैसा लग रहा होता है और सच में काफी कूल भी लग रहा होता है। तो सी चैन अभी जैसे ही दोबारा से अपने टेस्ट को देता है वैसे ही उसका रैंक डी से चेंज होके सीधा सी के मिड टायर पे पहुंच जाता है और इस चीज को देखने के बाद मालंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। कहने लगता है कि हे भगवान, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, सी चैन का रैंक यहाँ पे दोबारा से अप हो गया। अभी तो गोंगटिंग के चेहरे पर भी पसीना आने लगता है और उसके पीछे खड़ा हुआ यांग डी वो तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अपना 2 इंच का मुंह खोल के बोलने लगता है कि सी रैंक मजाक चल रहा है क्या, जरूर से सिस्टम के अंदर कोई माल फंक्शन हुई होगी। जो टीचर टेस्ट को ले रहे थे वो लोग भी यही बोलने लगते हैं आखिरकार सी चैन का रैंक अचानक से अप कैसे हो सकता है, क्या सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ी हो गया है। तो इस समय वे लोग सी चैन को दोबारा से टेस्ट को देने के लिए बोलते हैं। सी चैन इस बात को सुनने के बाद दोबारा से अपने क्लास को चेंज कर लेता है और यहाँ पे सी चैन के क्लास को चेंज होता हुआ देखने के बाद बेचारा दिल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। सी चैन यहाँ पे अपने क्लास को चेंज करके जो एबाइसल फिंट है मतलब वही डीमन वाला रूप में आ गया होता है और यहाँ पे सी चैन इस रूप में आने के बाद अपना जो फुल पोटेंशियल है उसको यूज करने के बारे में सोचता है। यहाँ पे दिल की हालत और भी ज्यादा बेहाल हो जाती है। बेचारे के पास कोई भी मुंह नहीं है, नहीं तो वो जरूर से चिल्लाता। अभी तो एक झलक बाहर की ओर भी जाता है। सी चैन की पावर की वजह से अभी आसमान भी पूरी तरीके
तरीके से चेंज हो गया होता है। गोंगटिंग और उसके साथी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन लोग को समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। इसी वक्त हम लोग को सीचैन के दोस्तों को भी दिखाई जाते हैं, जिनमें से दोनों तो बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, लेकिन जो सियांग झाओ है वो अपने हाथों को जोड़ते हुए कहने लगता है कि आज हम लोगों ने डिवाइन फेनोमेना देखा और ये दिन जरूर से इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। देखते ही देखते अभी स्क्रीन के ऊपर का जो रैंक है वो भी चेंज होने लगता है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो एस दिखा रहा होता है, मतलब कम्प्लीटली एस नहीं होता, मतलब स्क्रीन अभी भी थोड़ा झिलमिला रहा होता है। टेस्ट लेने वाले टीचर कहने लगते हैं कि क्या हम लोग को आज के दिन एक और इस पोटेंशियल वाले स्टूडेंट को देखने के लिए मिलेगा। गोंगटिंग जो कि सीचैन को एक मामूली सा कमजोर सा स्टूडेंट समझ रहा था, वो भी अभी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसकी बोलती यहाँ पे पूरी तरीके से बंद हो जाता है। लेकिन ट्रेलर अभी यहीं पे खत्म नहीं होता। हम लोगों को स्क्रीन की ओर दोबारा से दिखाई जाते हैं, जहाँ पे जो एस रैंक लिखा हुआ आ रहा था वहाँ पे एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, वार्निंग वार्निंग सिस्टम एरर। और इसी नोटिफिकेशन के साथ साथ स्क्रीन के ऊपर अभी ट्रिपल एस रैंक शो होने लगता है, जहाँ पे एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है सीचैन का जो पोटेंशियल रैंक है वो इस सिस्टम के मैक्सिमम पावर में भी मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है। साइड में खड़ा हुआ एक टीचर इस चीज को देखने के बाद अपना मुंह इस बार लगभग 4 इंच तक खोल लेता है और कहने लगता है व्हाट द फुचका इज दैट, ये तो बहुत ही ज्यादा तीखा है। और देखते ही देखते यहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। टीचर लोग यहाँ से दौड़ने लगते हैं। ये कहते हुए कि अरे भागो रे, अपने अपनी जान बचाओ। कुछ देर बाद जब माहौल पूरी तरीके से शांत हो जाता है तब वे टीचर लोग सीचैन के पास आके सीचैन से पूछने लगते हैं कि सीचैन क्या तुम ठीक हो। लेकिन यहाँ पे टीचर सीचैन के सामने कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तो इस समय कैमरा एंगल जैसे ही सीचैन के सामने जाता है हम लोगों को उसी दिल को दिखाई जाते हैं जो कि इस समय पूरी तरीके से टूट के रखा था, मतलब पे दिल यहाँ पे मारा गया होता है। और हाँ, इसका कारण नरेंद्र मोदी नहीं सीचैन होता है। तो बेसिकली सीचैन दिल को खत्म करने के बाद उसकी जो एबिलिटी है उसे टेप आउट कर लिया होता है और इससे सीचैन के पास किसी की भी एबिलिटी या फिर रैंक को देखने के लिए एक न्यू एबिलिटी आ जाती है। सीचैन बाहर निकलने के बाद जैसे ही इस एबिलिटी को एक्टिवेट करता है वैसे ही वो सामने जितने भी स्टूडेंट है उन सभी के रैंक को अच्छी तरीके से देख पाता है। अभी सीचैन जैसे ही गोंगटिंग की ओर देखता है तो वो देखता है उसका जो रैंक है वो तो सी होता है, वो भी हायर टायर पे। तो सीचैन यहाँ पे समझ जाता है कि गोंगटिंग भी उसकी तरह ही खुद की एबिलिटी को छुपा के रखा है। इसी वक्त टीचर लोग भी बाहर की ओर आते हैं और इसके साथ ही कहने लगते हैं कि ये बात बोलने में थोड़ा दुख तो हो रहा है, लेकिन हम लोग के पास जो मैजिकल कोड था, मतलब जो दिल था, वो खत्म हो चुका है। तो इसी कारण ही जितने भी बचे कुछ स्टूडेंट हैं उन सभी का टेस्ट काल होने वाला है और यहाँ पे सीचैन का जो रैंकिंग असेसमेंट डाटा है वो शायद से गलत भी हो सकता है। तो हम लोग इस चीज को अपने सुपीरियर के पास भेजेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं तुम सभी वापस कॉल आना। टीचरों की ये कहने के साथ ही इस वक्त हम लोग को सीचैन के दोस्तों को दिखाई जाते हैं, जो लोग इस वक्त सीचैन के पास जाके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। सीचैन से कहने लगते हैं कि चाहे डाटा कुछ भी क्यों ना कहे, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है सीचैन तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। इसी समय सियांग झाओ पूछने लगता है ओ ग्रेट वन, आज के दिन तुम क्या खाना चाहते हो। तो सीचैन कहता है कि अरे बकवास बंद करो, चलो हॉस्टल में दोबारा से। सीचैन दोस्तों के साथ यहाँ से जा ही रहा था। इसी समय यांगडी यहाँ पे आ जाता है और दोबारा से अपना 2 इंची का मुंह खोल के चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है तुम्हारा रैंक बिल्कुल भी उतना हाई नहीं है और पोटेंशियल रैंक क्या निकला यस। हाँ, मुझे पता है सिस्टम में जरूर से कोई गड़बड़ी होगी। सीचैन यहाँ पे इसकी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है और यहाँ पे उसका मुंह पूरी तरीके से शट डाउन करने के बारे में सोचता है। सीचैन यहाँ पे उसे मारता उससे पहले गोंगटिंग यहाँ पे आ जाता है और इसके साथ ही यांगडी से कहने लगता है कि आखिरकार तुम अपने टीममेट के साथ इतना ज्यादा रूड बिहेवियर कैसे कर सकते हो। टीममेट इस बात को सुनने के बाद यांगडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। गोंगटिंग अपने हाथ को आगे की ओर करते हुए सीचैन से कहने लगता है कि सीचैन तुम मेरे टीम में ज्वाइन हो सकते हो। सीचैन को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ देखने के बाद यांगडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। सीचैन के दोस्त लोग भी अभी सोचने लगते हैं कि आखिरकार सीचैन क्या बोलेगा, मतलब वो रिजेक्ट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। इसी वक्त हम लोग को यांगडी को दिखाई जाते हैं जो कि दोबारा से सीचैन के पास आके ना चाहते हुए भी उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए और अपने दांत को पीसते हुए कहने लगता है कि वेलकम ब्रो, हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन यहाँ पे सीचैन एक थप्पड़ से उसके हाथ को अपने से दूर कर देता है और इसके साथ ही कहने लगता है कि मुझे तुम लोगों की टीम में जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सीचैन की इस बात को सुनने के बाद गोंगटिंग और इसके साथ ही यांगडी दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे यांगडी चिल्लाते हुए सीचैन से कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें ये बात तो पता ही है ना, इस पूरे स्कूल के अंदर हम लोगों की टीम ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो सीचैन यहाँ से जाते हुए कहने लगता है तो मैं इसमें क्या करूँ, और हाँ तुम बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हो तो दोबारा से मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। इतना कहने के साथ ही सीचैन दोस्तों के साथ जाने लगता है। दूसरी ओर यांगडी बस खड़े खड़े इन सभी चीजों
को देखता है गुस्से में आग बबूला हो जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अभी तो आसपास के स्टूडेंट भी इस बात को लेकर बातें कर रहे होते हैं कि सीचन ने किस तरीके से गॉन्गटिंग की जो टीम है उसे रिजेक्ट किया है, और वे लोग इस बात को भी कहने लगते हैं कि जरूर से सीचन इस स्कूल के अंदर फर्स्ट प्लेस को हासिल करने के बारे में सोच रहा है। मालोंग एंड सियांग झाओ दोनों ही इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं कि आखिरकार सीचन ने किस तरीके से गॉन्गटिंग के ऑफर को ठुकराया है। यहाँ पे गॉन्गटिंग को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात बोलता है, कोई ना छोड़ो उसे, लगता है उसका कोई अलग ही प्लान है। अभी तो हेडमास्टर यांगलोंग भी इस बात का अफसोस करते हैं कि वे दोनों टीम अप नहीं किए। अगर वे दोनों यहाँ पे टीम अप करते तो शायद से इस बार स्कूल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड सेट हो जाते हैं। तो लिंगियो कहती है क्या आपको ये नहीं लगता कि चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है? गॉन्गटिंग वो जन्म से ही अपने मुंह के अंदर सिल्वर चम्मच को लेकर पैदा हुआ है, और उसे इस तरीके से रिजेक्ट कर देना ये तो साफ साफ उसके साथ एक वॉर की डिक्लेरेशन है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का प्रेसिडेंट वो पूरी तरीके से शांत है, अपने आप को पुश नहीं कर रहा है। इसी समय हम लोगों को दोबारा से यांगडी को दिखाए जाते हैं, जो कि इस समय चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार वो सीचन इतना ज्यादा घमंडी क्यों बन रहा है, बस सिस्टम एरर की वजह से ही तो उसका रैंक सी दिखा रहा था। तो यहाँ पे गॉन्गटिंग अपनी भारी आवाज में कहने लगता है कि क्या होगा अगर यहाँ पे सिस्टम की कोई भी गलती नहीं हुई तो भले ही मौके 1 करोड़ में एक ही क्यों ना हो, मैं किसी को भी मुझसे फर्स्ट प्लेस चुने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। गॉन्गटिंग की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे यांगडी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ गॉन्गटिंग से कहने लगता है कि सीचन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इन एक्सपीरियंस है, और जैसा कि हम लोग डंजन के अंदर जाके बहुत सारे एक्सपीरियंस को गेन किए हैं, तो क्या मैं जाके तुम्हारे लिए उसको थोड़ा सबक सिखा दूं? तो इस समय गॉन्गटिंग कहने लगता है क्या मैं तुम्हें इतना छोटा दिल इंसान लगता हूँ? यांगडी इस बात को सुनने के बाद घबरा जाता है और माफी मांगने लगता है, नहीं नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था। तो इस समय गॉन्गटिंग यहाँ से जाते हुए कहने लगता है आज मुझे कारोकी करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो आज तुम और बाकी पूरी टीम मेरे बिना ही आगे बढ़ सकते हो। तो आज के दिन तुम लोग जो भी काटोगे उसके साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। गॉन्गटिंग की इस बात को सुनने के बाद यांगडी यहाँ पे समझ जाता है कि गॉन्गटिंग कहना क्या चाहता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है, हम लोगों को 10 मिनट बाद के सीन को दिखाए जाते हैं। इस वक्त हम लोग को एक स्टूडेंट को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यांगडी से कहने लगता है मैंने सुना था कि सीचन कैंपस के अंदर नहीं है, वो कुछ काम के लिए अपने घर गया है। और इस बात को सुनने के बाद यांगडी का मानो खुशी का सीमा नहीं रहता, क्योंकि वो स्कूल के बाहर कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली वो अपने साथियों के साथ मिलकर सीचन को पीटने का प्लान बनाता है। अब सीन दोबारा से बदलता है, अभी हम लोग को सीचन को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि रास्ते से घर की ओर जा रहा होता है, और चलते चलते अपने मन में ही कहने लगता है कि मेरे पिछले लाइफ में होली लैंड में जब टॉप गिल्ड में से एक मॉन्स्टर डंजन में रेड कर रही थी, तब एक घटना हो गई। मॉन्स्टर डंजन के अंदर गिल्ड का सामना एक ऐसे मॉन्स्टर से हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं वर्थ था। वर्थ इंस्टेंटली उन सभी गिल्ड मेंबरों को मार दिया, और कुछ ही समय के बाद ही डंजन की दुनिया से इंसानी दुनिया में आ गया। तो मुझे अपने पिछली जिंदगी के ये सभी चीजें तो याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार वो कौन सा डंजन होने वाला है, और इसके साथ ही मुझे एक अच्छी प्लान भी चाहिए, लेकिन इन सभी के साथ मुझे पैसे भी तो चाहिए होंगे। तो इस वक्त सीचन एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे मॉन्स्टरों के सामान को देने के बाद पैसे मिलते हैं। सीचन बिल्डिंग के अंदर की ओर आके आसपास की चीजों को देखने लगता है, जहाँ पे ढेर सारे वेपन साजा हुआ था, लेकिन यहाँ पे सीचन इन सभी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाता। वो सीधा जाके जितने भी ग्रेवहाउंड फैंग है उन सभी को दिखाने लगता है। एक पर्सन जो कि ग्रेवहाउंड फैंग को देखते हुए कहने लगता है कि तुम एक स्टूडेंट होने के बावजूद ये सभी चीजों को हासिल कर पाए। तो सीचन आगे से कहता है एक मॉन्स्टर ने इन सभी चीजों को ड्रॉप किया है। तो पर्सन कहने लगता है कि ऐसा भी होता है क्या, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इसी समय पिंक बालों वाली एक लड़की कहने लगती है कि मुझे जहाँ तक याद है ये सभी चीजें ई रैंक के ग्रेवहाउंड का ग्रेवहाउंड फैंग है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ग्रेवहाउंड फैंग को स्मेल्ट करके ई रैंक क्लाउड स्टाफ बनाया जा सकता है, या फिर उन्हें प्रेस कर पाउडर भी बनाया जा सकता है। लड़की की बात को सुनने के बाद वह पर्सन एटीट्यूड के साथ कहने लगता है कि ऑल राइट मुझे इसके बारे में पता है, और जैसा कि ये एक ई रैंक का स्टाफ है तो आखिरकार इसकी कीमत क्या ही होगी। ये पर्सन अभी ये भी कहने लगता है कि हमारी एक्सचेंज वीआईपी सिस्टम पर चलती है, हमारे क्लाइंट्स प्रतिष्ठित और प्रभावशाली ओकेनर्स होते हैं, मैं सिर्फ डी रैंक या उससे ऊपर का प्रीमियम गुड्स ही हैंडल करता हूँ। इसी वजह से ही मैं ई रैंक के इस छोटे से टिंकेट को पहचान नहीं पाया। तो बेसिकली यहाँ पे ए पर्सन सीचन को एक मामूली सा लौंडा समझ रहा होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से वो इसके साथ अच्छी तरीके से बिहेवियर नहीं कर रहा होता है, क्योंकि डील नहीं करना चाहता। यहाँ पे ए पर्सन बड़े बड़े ओकेनरों के साथ डील करना चाहता है, ताकि उसका प्रमोशन जल्दी जल्दी हो सके। इसीलिए अभी ए पर्सन इस लड़की को सीचन के साथ डील करने के लिए बोल देता है, और खुद यहाँ से जाने लगता है। कुछ देर बाद ये लड़की यहाँ पे जितने भी पैसे हुए थे उन सभी पैसों को सीचन को देने लगती है, और कहने लगती है कि अगर फ्यूचर में उसे कोई भी चीज मिलेगी तो जरूर से वे उसकी मदद करेगी। तो इस समय सीचन उस चीज को देखते हुए कहने लगता है यहाँ पे मुझे पैसे के तौर पे 18,000 मिला है, और फिलहाल के लिए ये रेंटो को चुकाने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी इतना पैसा मेरे लिए काफी नहीं है। इतना कहने के साथ ही वो अपने पास से एबाइसल फिंड का जो 2 हेवी
भी शॉट उसे मिला था उनमें से एक शॉट बाहर की ओर निकाल लेता है और उसे टेबल के ऊपर रख देता है। इस शॉट को देखने के बाद लड़की भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, कहने लगती है कि वाह ये कितना ज्यादा एक कूल शॉट है। यहाँ पे ये लड़की इस बात का अंदाजा लगाने लगती है कि इस शॉट का जो रैंक है वो ए होगा, लेकिन इसी समय वही कमीना दोबारा से यहाँ पे आ जाता है और बीच में उंगली करते हुए कहने लगता है कि मैं बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सालों के बाद ही मैं ऐसे ए या फिर बी रैंक के शॉट को देख पा रहा हूँ। वह पर्सन ये सभी बातें कह ही रहा था। इसी समय यहाँ पे मैनेजर आ जाता है और मैनेजर यहाँ पे इस बात को साफ साफ कह देता है कि ये जो तलवार तुम देख रहे हो ये ना ए रैंक का है ना बी रैंक का है, ये तो एस रैंक का है। और यहाँ पे एस रैंक इस बात को सुनने के बाद इन दोनों का ही रिएक्शन क्या है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे मैनेजर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सीचैन के हाथ को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारी तरह एक कस्टमर मिलके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, और इसके साथ ही सीचैन को वीआईपी रूम के अंदर लेके जाने लगता है। मैनेजर को देखने के बाद सीचैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में ही कहने लगता है तो फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए हो।